हेलो बच्चों, चलिए हम लोग पिछले लेक्चर में आवेशन की विधियां बहुत सारी पढ़ चुके थे और उसमें 3 विधि हमने बताई थी। चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और आपका घर्षण द्वारा आवेशन। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और विद्युत आवेश के गुण। चलिए देखते हैं। विद्युत आवेश के मूल गुण, कुछ गुण तो आपको मैंने बता ही दिए हैं और कुछ गुण अब और हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये टॉपिक में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे और चीज़ें हमारे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखो, इसमें ये आप जानते हो कि विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश, ये आप जानते हैं, ये हो गया ऋणात्मक आवेश। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ये आप नेगेटिव चार्ज। दूसरा आप प्रॉपर्टी इसमें ये समझ सकते हैं कि सजातीय आवेश के मध्य, सजातीय आवेश हो तो उनके मध्य कैसा बल लगेगा बच्चों? सजातीय आवेश के मध्य आपको जो बल लगेगा वो होगा प्रतिकर्षण का, समान आवेश प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और विजातीय आवेश अगर हो जाएंगे तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। ये सब चीज डिस्कस हो चुकी है। और आप ये समझिए, ये तो हो गया। इसके अलावा आपको मैं ये कहूँ कि अभी मैं जब कूलाम का नियम पढ़ाऊंगा तो आपको मैं कुछ और चीज़ बताऊंगा। एक इसमें आता है बिंदु आवेश, आपसे पूछा जाता है बिंदु आवेश। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में सबसे लास्ट में आपको लेक्चर के जब सब पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि पूरे इसको जब समझने के बाद ही उसको वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैंने उसको उस बात के लिए रखा, छोटी छोटी बातें वो भी आपको मैं सब बताऊंगा। बिंदु आवेश, इसका मतलब होता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब आप समझिए, अगर 2 आवेशों के बीच में, आप जानते हैं प्रतिकर्षण या आकर्षण पर लगता है, 2 आवेशों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, ये दूरी, इनके बीच में दूरी और ये इनकी साइज है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये भी कोई आवेशित वस्तु है, दोनों आवेशित वस्तु हैं, इसकी साइज इतनी सी है। इतनी से मतलब आपको समझ में आना चाहिए, छोट। तो जब दूरी इनके बीच में इनके आकार से ज़्यादा हो जाए, यानी कोई 2 आवेशित कण हैं या आवेशित वस्तु हैं, उनके बीच में जो दूरी है उनके आकार से, उनके साइज से ज़्यादा हो जाए, तब इस आवेश को हम मान लेते हैं कि ये छोटे से आवेश है, बिंदु आवेश है। यानी इनका एक पॉइंट पे रखे हुए हैं, एक बिंदु पे रखे हुए हैं, इनके साइज को नगण्य मान लिया जाता है। और ये दोनों आवेश क्या कहलाते हैं? आप बिंदु आवेश कहलाते हैं, ठीक है। ये वैद्युत आवेश को इस तरह हम लोग लेके चलते हैं, इनके प्रॉपर्टी को जानने के लिए, ठीक है। ये अभी आगे और डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। ये हो गया बिंदु आवेश कि दो आवेशों के मध्य जो दूरी है वो अगर उनके आकार से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे आवेश को हम लोग बिंदु आवेश बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको थोड़ी सी नई बताई, अब और कुछ देखिए कि इसमें और आपको क्या समझ में आना है। आवेशों की योज्यता मतलब तो आप जानते होंगे, जुड़ना। इसको एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। देखिए इसमें क्या है आपको समझना। इसमें ये कहता है, पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि आप कोई 3 वस्तु हैं यहाँ पे, ये रेशम का कपड़ा है, ये आपका कांच की छड़ है, ये रेशम था, ये कांच की छड़ है।
अब आपने क्या किया, ध्यान से समझिए पहले आप इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूँ। रेशम को अगर कांच की छड़ से आप रगड़ेंगे तो आप ये जानते हैं रगड़ने के उपरांत कांच की छड़ पे धनात्मक आवेश आएंगे। मान लिया 4 धनात्मक आवेश आ गया तो रेशम के कपड़े पे कितने आ जाएंगे, 4 ऋणात्मक आवेश। ठीक है, फिर आपने एबोनाइट की राड ली, ये आपका एबोनाइट का राड है, एबोनाइट राड, और ये आपका ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़ा। अब इसको आपने रगड़ा, अब इस पे क्या होगा, एबोनाइट की राड पे ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है, मान लिया 3 4 और 3 7 ऋणात्मक आवेश आ गए। तो ऊनी कपड़े पे कितना धनात्मक आवेश, 7 धनात्मक, 3 1 2 3 4 4 3 7 धनात्मक आवेश आ गए। अब बच्चों मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत निकाय, निकाय का मतलब होता है जब आप किसी चीज को, मैं अब यहाँ कांच की छड़ और इसको लेके अलग अध्ययन करूंगा इनका। कांच की छड़ का, कांच की छड़ पे आपके कितने आवेश थे, 4। आपने देखिए ये बना रखा है मैंने, 4 आवेश थे। ये कांच की छड़ है, कांच की छड़। और बच्चों ये देखो आपका एबोनाइट की राड है, एबोनाइट राड या एबोनाइट की छड़ जो भी, इस पे आपके 4 3 7 ऋण आवेश हैं, 4 3 7 ऋण आवेश हैं। ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब मैं इस पे अध्ययन करना चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों को जब अध्ययन करना चाहता हूँ तो मैं इसको एक निकाय बोलता हूँ। जिसके बारे में बात हो रही है उसको एक साथ आप इकट्ठा कर दीजिए। यानी अब यहाँ पे मैं केवल इन दोनों के बारे में बात करना चाहता हूँ, इसको मैंने बोल दिया निकाय। ठीक है ना, इसको मैं इन सब से सारा कुछ करने के बाद मैं इसको अलग से लेके आ गया, अब ये निकाय बन गया है। इसका बाकी अब किसी से क्या लेना देना है, ठीक है, अब वो हमसे मतलब नहीं, हम केवल इस पे ध्यान देना चाहते हैं। ये एक निकाय बन गया, इसको हम लोग सिस्टम भी बोलते हैं। निकाय का मतलब सिस्टम, हम केवल अब इस सिस्टम पे ध्यान देंगे यहाँ पे समझने के लिए। निकाय का मतलब सिस्टम होता है, ये निकाय बन गया। अगर मैं कहूँ कि इस निकाय में कितने आवेश हैं, तो इस निकाय में ये समझना चाहिए कि इस पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पे 7 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो टोटल देखा जाए, अगर मैं इनको टोटल इसमें आवेश को आपको पूछा जाए कि आवेश का यहाँ पे कितने आवेश हैं टोटल निकाय में, संपूर्ण आवेश, नेट आवेश आप बोलें, तो आप बोलोगे कि जो आवेश है यहाँ पे, मान लिया इस आवेश को आप, इसके आवेश को Q1 लिख दो और इसके आवेश को आप Q2 लिख दो। बस ये ध्यान में रखना है कि Q1 और Q2 नेट आवेश बात करने के लिए सारे आवेश को आप जो ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो उनका साइन, यानी यहाँ पे लिखेंगे 4 धन आवेश और यहाँ पे 7 ऋण आवेश, साइन के साथ रखोगे। इसको मैं अभी थोड़ी देर में और क्लियर करता हूँ। इसको 4E में लिख रहा हूँ, इसको -7E में लिख रहा हूँ। तो जब संपूर्ण आवेश आप ज्ञात करेंगे तो -3, यानी टोटल सिस्टम पे, टोटल निकाय पे कितने आवेश आएंगे आपके, -3। तो जब आवेशों का योज्यता यही बताता है कि जब संपूर्ण आवेश निकालना हो तो आवेश को हम लोग जोड़ते हैं, आवेशों की योज्यता। लेकिन आवेशों को जब जोड़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं उनको उनके चिन्हों के साथ हम लोग जोड़ते हैं। धनात्मक आवेश को धन चिन्हों के साथ लिखेंगे, ऋणात्मक आवेश को ऋण चिन्हों के साथ लिखेंगे, फिर उनका योग करेंगे और देखेंगे कितना आवेश आता है। ये आवेशों की योज्यता है। यानी जब आवेश किसी सिस्टम में, अगर मान लीजिए इतने चार्जेस हैं, इतने आवेश है, Q1 Q2 हर Q4, तो संपूर्ण आवेश जो हो जाएगा, नेट आवेश जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे Q1 + Q2 + Q3 + Q4। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है कि Q1 पॉजिटिव भी हो सकता है, Q1 धनात्मक हो सकता है या Q2 ऋणात्मक हो सकता है। जब मान रखेंगे इन सभी का, तो जो जैसा होगा, अगर धनात्मक है तो धनात्मक मान रखेंगे और जो ऋणात्मक है ऋणात्मक मान रखेंगे। यानी आपको ये नहीं कहना कि यहाँ पे आवेश, इस पे 4 आवेश, इस पे 7 आवेश, कुल मिला के 11 आवेश, ये गलत हो जाएगा।
इस पे 4 आवेश, इस पे 7 आवेश, टोटल 11 आवेश। ये कहना गलत है। संपूर्ण आवेश निकालने के लिए जब आवेश को हम लोग जोड़ते हैं तो उनके चिन्हों के साथ जोड़ते हैं, और संपूर्ण आवेश इस निकाय पे कितना कहा जाएगा, -3 यानी ऋणात्मक आवेश है। तो ये हो गई जोड़ने की विधि, आवेशों की योज्यता इसे बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब चलिए और प्रॉपर्टी इसमें पढ़ते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, तो अगली प्रॉपर्टी है आपका आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश की परमाणुकता। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, अथवा इसको ये भी बोला जाता है, अथवा आवेश की परमाणुकता। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसको इंग्लिश में भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ताकि मैंने कहा ना इंग्लिश आपके लिए जानना जरूरी है, कुछ बातें उससे याद भी रहती हैं और आगे आपको ये काम में भी आएगा। इसका इंग्लिश आप इसको आवेश का क्वांटमीकरण का लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब आप ये समझिए इसमें क्या होता है। पहले मैं इसके पहले समझाने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वो आप जरा ध्यान दीजिए, फिर आपको क्वांटमीकरण का मतलब आसानी से समझ में आएगा। सपोज दैट कि मान लीजिए कि आप कहीं के राजा होते और अपने यहाँ मुद्राएं, जिसको आप उससे मुद्राएं बोलते थे, आप कहते कि हमारे यहाँ 1 रुपए का सिक्का ही केवल छापा जाएगा। आप 1 रुपए का सिक्का वहाँ पे अपने यहाँ छपा देते, बस 1 ही रुपए का सिक्का वो आपका छपेगा और कुछ नहीं। अब जब किसी व्यक्ति के पास टोटल रुपए आपको पता चलेगा कि मान लीजिए उस व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, तो आप ये तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि उसके पास, अगर यहां मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, इससे मान लीजिए ई से लिखा है, ई बराबर 1 रुपया, इसको यहां पे 1 रुपये के बराबर है, तो आप ये जान जाते इसके पास कितने सिक्के होंगे 1 रुपए के। आप बोल देते 100 सिक्के होने चाहिए 1 रुपए के, ठीक है। 100 इंटू ई का मान ही है 1 है यहाँ पे। तो आप ये कहते किसी के पास अगर आपको पता चलता 250 रुपए हैं, मान लीजिए कि 250 रुपए आता, तो आपको ये अनुमान लग जाता कि उसके पास कुल मिला के कितने सिक्के हैं, 250। ये समझ में आ गई बात। अब तो अब यहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो यहां रुपए में हम लोग ले रहे हैं, रुपए का सबसे छोटा इकाई वो क्या है, 1 रुपया है। तो यहां से हम ये डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको आवेश की परमाणुकता समझाऊं, तो आवेश की परमाणुकता यही कहता है कि हमारे पास जो आवेश की सबसे छोटी इकाई है, या उसको हम आवेश की मूल इकाई बोलते हैं, वो क्या होता है, आवेश की मूल इकाई, आवेश की मूल इकाई प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है, मान के बराबर होता है। इसका मतलब समझिए आप, जितना आवेश प्रोटॉन पे रहेगा और उतना आवेश इलेक्ट्रॉन पे रहेगा, केवल परिमाण में, चिन्हों में वो अलग होंगे, विपरीत प्रकार के आवेश हैं, लेकिन इनका मान जो रहेगा, जिसका परिमाण बोलते हैं, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब रहेगा। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों पे आवेश का परिमाण इतना होता है। इसको हम लोग ई से बोलते हैं। तो अब अगर प्रकृति में कोई भी आवेश पाया जाएगा, मान लीजिए आपको जो भी आवेश मिलेगा वो इसी के गुणक के फॉर्म में मिलेगा। जैसे यहाँ आपने जब 1 रुपया छपा दिया था, इस 1 रुपये के अलावा और कुछ नहीं चलता है, तो जो भी रुपए होंगे वो सभी इसके गुणक ही होंगे। जैसे यहाँ 100 रुपया है, तो 100 रुपया में 100 1 रुपये होंगे, तब जाके 100 रुपया बन जाएगा। 250 रुपया है तो 1 रुपये के 250 सिक्के होंगे, इस तरीके 250 रुपये बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग आवेश की मूल इकाई इतनी लेके चलते हैं, ये निश्चित है, इससे छोटा आवेश अभी तक नहीं मिला है।
तो जो भी आवेश होगा वो इसी का गुणक होगा। अगर आपके पास, यानी हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर संपूर्ण आवेश किसी पे निकालना है तो वो N इंटू ई होगा, N गुणे ई होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये चीज आपको समझनी है इन चीजों में, कि यहाँ पे जो आवेश है उसका आपका वैल्यू मान हमेशा ई के गुणक के फॉर्म, पूर्णांक गुणक के फॉर्म में होगा। पूर्णांक गुणक मतलब n हमेशा 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक गुणक तो आप समझते हैं पूर्णांक क्या होता है, या फिर n की वैल्यू आपकी धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है। धनात्मक ऋणात्मक से केवल इतना आपका फर्क आएगा कि ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करेगा कि ऋण आवेश आ गया है, और धनात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करेगा कि उसके ऊपर आपका धन आवेश आ गया है। जैसे आप लिखते हैं n की वैल्यू मान लीजिए 23, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 23, यानी उसके संपूर्ण आवेश इतना है, धनात्मक आवेश है। अब n की वैल्यू -100 लिख देते हैं, पूर्णांक की वैल्यू, तो संपूर्ण आवेश की वैल्यू -100e, यानी उसके पास जो आवेश का प्रकृति है वो ऋणात्मक हो गया, लेकिन आवेश का जो मान है 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर आवेश है। यस, ठीक है, ये चीज आप कह सकते हैं 100 इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रमाण के बराबर। तो क्वांटमीकरण का यही मतलब होता है कि हर आवेश को किसी मूल आवेश के गुणक के फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है। कैसा भी आवेश प्रकृति में अगर है तो वो आवेश मूल आवेश के का कोई पूर्णांक गुणक होगा। ये आपको समझ, इसी सिद्धांत को हम लोग क्वांटमीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। इसी सिद्धांत को हम लोग Q बराबर NE को क्वांटमीकरण का नियम बोलते हैं। जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं यहाँ पे इन चीजों को। अब एक चीज यहाँ पे आपको मैं समझाऊं, ये प्रयोग एक्सपेरिमेंट के दौरान, प्रयोग के मध्य ये देखा गया है कि ऐसे आवेश भी हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं सर ये तो पूर्णांक गुणक नहीं हुआ ई का। तो अगर ये पूर्णांक गुणक नहीं हुआ तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये आवेश के मध्य उत्पन्न हुआ भैया बेटा बच्चों, ये आप समझे इस चीज को, ये आवेश के मध्य उत्पन्न हुआ है। ये नहीं, जब आप मूल आवेश बोलते हैं, मूल इकाई बोलते हैं, तो वो अलग सा, अगर आपसे कोई कहे कि हाँ इतना चार्ज, आप अलग करके दिखा सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन का हमने चार्ज, इलेक्ट्रॉन के बराबर ये चार्ज देखिए हमने दिखा दिया। ऐसा अलग सा कोई आवेश आपको देखने में नहीं मिलेगा प्रकृति में कि ऐसा था ये देखने को मिल जाए कि हाँ भैया ये अकेले एक आवेश इतने मान का पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये कहा जाता है, इस चीज को हम लोग फिर मूल इकाई लेके नहीं चलेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये आवेश के मध्य उत्पन्न हुआ और खत्म हो गया, और प्रयोग के मध्य उत्पन्न हुआ और ये खत्म हो गया, इस तरह का आवेश। ऐसा नहीं कि अलग से आवेश का आप इसको दिखा सके। तो ये इस तरीके की चीजें हम लोग केवल प्रयोग के दौरान या एक्सपेरिमेंट के मध्य मिलती है, इसलिए इसको हम लोग ये नियम लेकर सभी जगह ये कह सकते हैं अप्लाई नहीं हो सकता है। तो ये अगर आपको बुक में लिखा मिलता है तो ये चीजें केवल प्रयोग के मध्य मिलती हैं। और ये जब मूल आवेश की इकाई आप बोलते हैं ई है, तो यानी ये अलग सा भी है, इतना बड़ा मान का आवेश आपको मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉन पे होता है और प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे धनात्मक रहता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक रहता है, और प्रोटॉन पे धनात्मक रहता है ये आवेश। तो ये चीज समझ में आ गई होगी अब आपको कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या कह रहा है। इसको आवेश की परमाणुकता का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल इसमें आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर आपके पास यहाँ पे आवेश आप लेके चलते हैं कि मान लीजिए किसी निकाय पे इतना आवेश है -N1e, यानी ये ऋणात्मक आवेश है, और Q2 बराबर N2, ये धनात्मक आवेश है। तो संपूर्ण आवेश आपका यहां से, संपूर्ण कहें या आप कहें नेट आवेश कहें, ये आवेश आपका कितना हो जाएगा, संपूर्ण आवेश Q बराबर -N1e प्लस N2e, और ये मान आपका हो जाएगा N2 माइनस N1e। यहाँ N2 भी आपका पूर्णांक, N1 भी पूर्णांक, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी एक पूर्णांक होगा। तो हम फिर से कह सकते हैं संपूर्ण आवेश वो भी किसका है, ई का गुणक है, पूर्णांक गुणक है। तो आप तो बच्चों आप ये प्रॉपर्टी आप देखें कि वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। इसकी इंग्लिश आप लिख सकते हैं चार्जेस
आर कंजर्व। मैं आपको ये समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है, चार्ज आर कंजर्व। ये आप समझिए कि पहला तो आपको यहाँ पे मैं समझाता हूं कि आपको ये विलगित निकाय, विलगित निकाय ये आपको शायद, और ये आपका, अथवा इसको आप बोल सकते हैं वियुक्त निकाय, विलगित निकाय या फिर वियुक्त निकाय, और इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं आइसोलेटेड। विलगित की और वियुक्त की इंग्लिश आइसोलेटेड होती है, निकाय आप जानते हैं सिस्टम, जिसे मैं बता चुका हूं। अब आप इसमें ये समझें कि इसमें विलगित और या वियुक्त निकाय अगर आप लेके चलते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे लेके आप चल रहे हैं, कांच की छड़ लेके चल रहे हैं, कांच की छड़, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ इन चीज़ों। ये कांच की छड़ है, ऐसी कांच की छड़, और ये आपका रेशम का कपड़ा है। तो अब हम इन दोनों पे अपना एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, प्रयोग करने जा रहे हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ रख के बोल सकता हूँ ये एक निकाय है, विलगित निकाय है। मैंने इसका किसी और कहीं से कुछ और लेना देना अब नहीं हम देखने जा रहे हैं। हमने इन दोनों पे प्रयोग करना है और मैं इन्हीं दोनों पे अपना ध्यान रखूंगा, बाकी किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों वस्तुएं हमारे लिए इस समय एक निकाय बन गई हैं, और कैसी निकाय बन गई हैं, विलगित निकाय बन गई। अब इनका कोई मतलब नहीं रह गया, ये दोनों मिलकर एक निकाय बनी और इसको विलगित बोला, क्योंकि अब इन दोनों के अलावा और किसी से इसका कोई लेना देना नहीं होने जा रहा है एक्सपेरिमेंट के दौरान, प्रयोग के दौरान। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको मैं आपस में रगड़ता हूं, कांच की छड़ को, रेशम को और कपड़े को। तो होता क्या है, जब रगड़ता हूं मैं, तो रगड़ने के पहले अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं रगड़ने के पहले क्या होगा यहाँ बच्चों, कि अगर इस पे पूछा जाए ये वस्तु भी उदासीन है, ये वस्तु भी उदासीन है, तो संपूर्ण आवेश कितना हो जाएगा, शून्य, जीरो, शून्य, संपूर्ण आवेश शून्य है, ठीक है ना। नेट आवेश जिसे आप बोल रहे हैं, नेट आवेश या आप संपूर्ण आवेश बोले, जो भी, नेट आवेश का मान यहां शून्य हो गया। अब आप इन दोनों को आपस में रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद क्या होगा, आप ये जानते हैं कि यहां पे कांच के छड़ पे धनात्मक आवेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पे ऋणात्मक आवेश आ जाता है। दोनों आवेश विपरीत होते हैं और मान में समान होते हैं। जितना धन आवेश इस पे आएगा उतना ही ऋण आवेश इस पे आएगा। इसका मतलब ये आप समझिए कि ऐसा, ये भी मैं बता चुका हूं ऐसा क्यों हो रहा है घर्षण विद्युत में, कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने धनात्मक आवेश आ जाएंगे इस कांच के छड़ पे, और उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन इस पे स्थानांतरित होकर आया है उस पे रेशम के कपड़े पे उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप ये समझे कि इस पे जो धनात्मक आवेश आ गया कांच की छड़ पे, वो आया 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब देखिए मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमने बताया कि कोई जो भी आवेश होगा इलेक्ट्रॉन इसके ई के परमाणु के गुणक के फॉर्म में होगा, गुणक के रूप में होगा। Q2 पे कितना आवेश होगा, -3, क्योंकि ऋणात्मक आवेश है। दोनों पे आवेश आ गया है। अब अगर मैं संपूर्ण आवेश या नेट आवेश आपसे यहां पूछता हूं, संपूर्ण आवेश या आप उसको बोलिए नेट आवेश, तो नेट आवेश आप जब यहां पे ज्ञात करोगे तो आपको लिखोगे Q बराबर Q1 प्लस Q2, और आप इसको लिखोगे 3 -3, और ये फिर से कितना आ जाएगा, 0, 0। तो यानी रगड़ने के पहले और रगड़ने के बाद संपूर्ण आवेश, बेटा ध्यान दो इस चीज पे, संपूर्ण आवेश बोल रहा हूं, संपूर्ण आवेश रगड़ने के पहले भी 0 था, रगड़ने के बाद भी 0 था। हाँ, इन दोनों की स्थितियों में अंतर आ गया है। कांच की छड़ पहले उदासीन थी, रेशम का कपड़ा भी पहले उदासीन था, तब भी संपूर्ण आवेश 0 था इस निकाय पे। रगड़ने के बाद इस पे कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि इन दोनों पे हमको देखने में लग रहा है कि ये दोनों वस्तु आवेशित हो गई हैं, लेकिन आवेशित होने के बावजूद अगर मैं संपूर्ण आवेश निकालता हूं तो वो 0 ही आता है निकाय पे। निकाय में आप देखें इस सिस्टम में क्या कोई आवेश उत्पन्न हुआ पूरे निकाय में? नहीं, क्योंकि 0 पहले भी था, 0 बाद में। तो पूरे निकाय में दोनों को मिला के अगर आप अध्ययन करें, इस चीज को ध्यान दें, तो निकाय पे संपूर्ण आवेश रगड़ने के पहले, रगड़ने के बाद
हमेशा समान बना रहेगा। इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षित है, यानी आवेश को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं, ना तो आवेश को आप उत्पन्न कर सकते हैं। यही सिद्धांत बोलता है आवेश संरक्षित होता है, इसी चीज को बोलते हैं। नहीं, एक प्रक्रिया हो जाए सिस्टम पे, आप ध्यान देते रहें, फिर दूसरी प्रक्रिया, एक प्रक्रिया होने के बाद अब फिर से दूसरी प्रक्रिया में स्थिति में, उस प्रक्रिया के बाद स्थिति दूसरी हो जाती है सिस्टम की। जो एलिमेंट रहते हैं उसमें दो वस्तुएं थी, ये इस समय पहले कुछ और स्थिति में है, रगड़ने के बाद इनकी स्थिति कुछ और बन गई, लेकिन इन पे संपूर्ण आवेश शून्य ही रहा। भले ये स्थिति, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांच की छड़ पहले उदासीन थी, रेशम का कपड़ा उदासीन था, रगड़ने के बाद इनकी स्थिति ये हो गई, दोनों आवेशित हो गई हैं, लेकिन संपूर्ण आवेश शून्य बना हुआ है। तो इसलिए हम कहेंगे कि संपूर्ण आवेश हमेशा निकाय पे संरक्षित रहता है। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से आप ये समझिए यहाँ पे कि किसी टापू पे हम और हमारे एक मित्र खड़ा हुआ है, हम दोनों के पॉकेट में यहाँ पे कुछ रुपए हैं। हमारे पास समझ लीजिए 30 रुपए, हमारे मित्र के पास, हमारे दोस्त के पास 70 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं 10 आपस में हाथ मिला के 10 रुपए ऐसे दे दूं, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 20 रुपए बचेंगे और इसके पास यहाँ पे 80 रुपए आ जाएंगे। तो अगर मैं आपस में दोनों को एक सिस्टम लेके चलता हूं तो संपूर्ण रुपया कितना था, 100। शुरुआत में ही संपूर्ण निकाय पे संपूर्ण रुपए 100 हैं, और बाद में फिर से जब हमने अदला बदली कर ली, रुपए दे लिए कुछ, तो संपूर्ण रुपए फिर से कितने हो गए, 100। यानी जितना रुपया पहले था उतना रुपया बाद में था, जितना आवेश पहले था उतना आवेश प्रक्रिया के बाद हुआ है, एक्सपेरिमेंट के बाद भी उतना ही निकाय पे हुआ है। पहले शून्य था, बाद में भी शून्य है। एग्जाम्पल से मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। ये यहाँ पे आपकी मान लीजिए कांच की छड़ है, और इस पे ये आवेशित करके लाई गई है, और हमको पता है कि इस पे जो आवेश Q1 है वो है आपका 4e, और ये एक ऋण आवेशित एबोनाइट की छड़ है, ये भी एक्सपेरिमेंट, ये भी कहीं से ऋण आवेशित करके लाई गई है, ठीक है। इस पे आवेश आपका Q2 मान लीजिए, ये 5 ऋणात्मक आवेश है, जिसको मैं इस तरह लिखूंगा। अब ये दोनों आपस में मैं इन पे प्रयोग करने जा रहा हूं, फिर से ये निकाय बन गए, यानी अब इनका किस लेना देना नहीं है। पहले मैं इनको निकाय लेते हुए ये देखूंगा कि टोटल या नेट आवेश कितना है। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इन दोनों को निकाय मान लिया मैंने एक साथ। अब इनके अलावा कहीं से और इनका लेना देना कुछ भी नहीं है, मैं इन पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। नेट आवेश कितना आएगा आपका, Q बराबर आपका Q1 प्लस Q2, आप लिखोगे इसे 4e माइनस 5e, और ये आपका हो जाएगा यहां से -e, यानी टोटल जो आवेश है, संपूर्ण आवेश है, वो -e के बराबर है एक। अब मैं इन दोनों को आपस में अगर संपर्क में लाके एक दूसरे से संपर्क में ले आऊं, चिपका दूं, तो और फिर देखूं थोड़ी देर बाद, तो क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जब मैं आपस में एक दूसरे के संपर्क में लाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इस पे चले जाएंगे और ये उदासीन बन जाएगा, कांच की छड़ जो था उदासीन बन जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल के गए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट के बाद की स्थिति है, मैंने इन दोनों को संपर्क में ले आया, संपर्क के बाद फिर से मैंने इनका अध्ययन किया, एनालिसिस किया। अब जो इस पे आवेश आएगा वो ये तो उदासीन बन गया, यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो नेट आवेश आपका कितना है, केवल एक आवेश बचा रह गया, -e। एक्सपेरिमेंट के पहले कितना आवेश था, संपूर्ण आवेश -e। एक्सपेरिमेंट के बाद यानी संपर्क में आने के बाद नेट आवेश कितना है, -e, यानी जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में है, संपूर्ण आवेश। फिर ये स्थिति बताता है कि जो सिस्टम पे होता है, निकाय होता है आइसोलेटेड, उस पे हमेशा आवेश संरक्षित होता है, यानी उस निकाय में ना तो आवेश आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही तो निकाय पे जितना है ना ही आप नष्ट कर सकते हैं। जितना निकाय पे आवेश एक्सपेरिमेंट के पहले बना हुआ है उतना ही निकाय पे एक्सपेरिमेंट के बाद बना रहेगा। ये वैद्युत आवेश संरक्षित होता है, इसके लिए ये चीजें थी। अब बच्चों आज तो आपको इतना लेक्चर मैंने समझा दिया, इसके नोट्स आपको फिर से मिल जाएंगे लिखे हुए। तो अब आप ये चीज़ें आप आगे बढ़ेंगी, अब इससे धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीज़ें सही लग रही हैं तो मैं कुछ और आपके लिए करूं, क्योंकि अभी तक कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप लोग के समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रही चीज़ें या नहीं आ रही। तो आप लोग बच्चों कमेंट करिए और बताइए हमको, और इस फिर से मैं कह रहा हूँ चैनल को बढ़ाने में अपना सहयोग करिए ताकि इन चीज़ों को मैं और अच्छे से आपके लिए कर सकूँ। ठीक है बच्चों, अच्छा, गुड बाय।